अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A तशरीह नजरसानी केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कर रहा है। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला दिया था कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले रुकनी असेंबली का वोट शुमार नहीं होगा। बेंच में शामिल 2 जज साहिबान जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ करते हुए लिखा कि आर्टिकल 63A पर राय देना आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ होगा। उस वक्त भी मुल्क के अहम आइनी और कानूनी हलकों ने इन 2 जजेस के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में इसी केस में नजरसानी पर समाअत चल रही है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील के हवाले से बानी PTI के वकील अली जफर का एतराज मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि हम सब का मुश्तरका फैसला है, बेंच पर एतराज को मुस्तरद करते हैं। ताहम अली जफर की इस्तिदा मंजूर करते हुए बानी PTI से फौरी मुलाकात कराने के अहकामात जारी कर दिए गए। आर्टिकल 63A तशरीह नजरसानी केस खालिस कानूनी मामला है। इस फैसले के बहुत ही दूरस असरात सामने आ सकते हैं, मगर इस केस की समाअत के दौरान PTI के वकला की जानिब से जजेस के साथ बदतमीजी की इत्तलात भी सामने आई। समाअत के दौरान रोस्ट्रम पर आने वाले मुस्तफीन काज़मी से पूछा गया कि वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस पर काज़मी ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि वो PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने हिदायत दी कि वो बैठ जाएं। मुस्तफीन काज़मी ने कहा कि बाहर हमारे 500 वकील खड़े हैं, देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। इस पर चीफ जस्टिस की जानिब से बैठने की हिदायत करने के बावजूद ना बैठने पर जस्टिस काजी फाइज ने पुलिस को हिदायत की कि इन्हें बाहर निकालें। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने PTI वकील बैरिस्टर अली जफर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप आएं और हमें बेइज्जत करें, यह हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। PTI के वकला के इस रवैये से यही सवाल जन्म लेता है कि अदालती फैसलों पर इख्तिलाफ या जजेस और बेंचेस पर कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए एतराज़ करना तो कानूनी हक है। बड़ी सियासी जमातों के बड़े लीडर्स ने कई फैसलों को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया, किसी हद तक जजेस पर भी तनकीद की, मगर PTI के वकला की जानिब से जजेस के साथ बदतमीजी करने की रवायत किस तरफ इशारा करती है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हमाद गजनवी, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और जैगम खान साहब। आप चारों का शुक्रिया और प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी PTI की एडिशनल सेशन जज को धमकी से आज कारकुन चीफ जस्टिस को धमकाने लगे तक सियासी और समाजी तनज़्ज़ुली के बाद क्या PTI अब ऊपर से नीचे तक अदालती तनज़्ज़ुली पर तुल बैठी है? शहजाद चौधरी साहब, आगाज तो कहीं से होता है मगर इख्तिताम फिर हाथ में नहीं रहता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस साहब को यह कहना कि 500 वकला बाहर खड़े हैं, फैसला हमारे खिलाफ दे के देखें, कहेंगे आप इस पर? मुझे ये बताइए कि क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक तरफ है? ये जो एक डिवीजन है, जो एक तकसीम हो चुकी है, तकसीम जब होती है तो क्या इसकी जिम्मेदारी एक तरफ होती है या दोनों तरफ में होती है? तकसीम हो जाए तो 2 पलड़े वैसे ही बन जाया करते हैं। मसला ये है कि जिनके 500 वकील जो कि कह रहे हैं कि हमारे 500 वकील बाहर खड़े हैं, दूसरे धड़े के भी 500 वकील उधर बाहर खड़े होंगे। तो अंदाजा लगाइए कि एक सियासत जो कि अपनी अहलियत खो बैठी है, जो कि मिल के चलने के लिए, मिल के काम करने के लिए, मामलात चलाने के लिए, उसमें एक हाउस होता है, उसके अंदर अपोजिशन होती है और फिर उसके बाद एक गवर्नमेंट होती है। तो जब ये इस किस्म का आपका पार्लियामेंट का निज़ाम भी तफरीक की बुनियाद पे हो और ऐसा हो कि पार्लियामेंट भी ना चल पाए, सियासत भी ना चल पाए, अब अगला मरहला है जहां वकला इस तरीके से खुल के सामने आ रहे हैं, सहाफत साइडें ले चुकी, तो फिर मुझे बताइए कि क्या पीछे रह गया है कि जिसने अभी तकसीम होना है? हमने पॉलिटिकल पार्टीज को सूबों के साथ मुंसलिक कर दिया है। हम अपने डिस्कोर्स के अंदर, अपने नारों में, अपने रवैयों में, अपनी तशरीह और अपनी तज्जियों में हमने ये कह दिया है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये सूबे से ताल्लुक रखती है, ये पॉलिटिकल पार्टी इस सूबे से ताल्लुक रखती है। यानी जहां पे आप कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में चली गई, उसी तरह कुछ लोग गलत मामलात के ऊपर गलत सोच रखते हुए इसकी एक पठान शनाख्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से PMLN की एक पंजाबी शनाख्त भी बनती जा रही है। तो जब गलतियां होती हैं तो हर तरफ से होती हैं और इसलिए की जाती हैं कि मेरी टर्फ, मेरा जो इलाका है वो महफूज रहे, ठीक, मेरे इलाके कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन इस तकसीम दर तकसीम के अमल के बाद फिर आप वहां चले जाते हैं जहां पर के सड़क पे मामलात आ जाते हैं। अंदाजा लगाइए
वकला के साथ अगर सियासी पार्टियां भी अपने आप को मिला के एक तहरीक और एक एहतजाज का अमल शुरू कर दें दोनों अतराफ से, तो उसको क्या कहेंगे? शहजाद साहब, तो ये नहीं कलामी है की कि आज माजरत PTI के वकला ने क्या बोला। आपके पहले जुमले से डिबेट को दोबारा से वापस लाना चाहती हूँ। आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमने वकला को ऊपर जाते देखा तो काले कोट के अंदर वकला गर्दी की टर्म भी इस्तेमाल हुई। सहाफत जब अपने कंट्रोल से, प्रोफेशनलिज्म से बाहर निकली तो यूट्यूबर्स और बहुत सी दूसरी टर्म्स आ गई। वो लोग जो कि सहाफत पढ़कर नहीं आई है, जिसके भी हाथ में कैमरा है। आपने जुमला बोला है तकसीम क्या एक तरफ है, आगाज यहां से करते हैं, तकसीम का आगाज हुआ कैसे और कैसे नहीं। किसी भी सियासतदान को दूसरा सियासतदान उसकी मेमोरी, सर हमें फैसला तो करना पड़ेगा हमने आगे कैसे बढ़ना है। फैसला भी कर लेंगे, जो मुजरिम होगा कटारे में ले आएंगे। मगर सर ये डिवाइड फिर यहां से कहां तक जाएगी? आपने खुद कहा कि सूबे बांट लिए आपस में, तो ये तो वोट पे है कि सियासतदान कितनी कोशिश करता है और कितना वोटर अपनी तरफ ले आता है। ये तो उसको खुली छुट्टी मिलनी चाहिए ग्राउंड में जाकर अपने लिए कन्विंसिंग करने की और वोटर को वोट डालने की। वो ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। वो तो उन्होंने कर लिया। हाँ। वो तो उन्होंने कर लिया। हाँ। उसके बाद का जब नैरेटिव हमने बनाया, बयानिया बनाया, उस बयानिए के अंदर हमने पार्टियों को सूबों से मुंसलिक कर दिया। सर ये बयानिया किसने बनाया कि कोई आईजी मुझे हाथ नहीं लगा सकता, फला सियासतदान कौन है, और मुझे किसी इलेक्शन कमीशन पे 10-12 साल में एतमाद नहीं, अब मैं खुद लगाने वाले इलेक्शन कमीशन पर भी नहीं। बच्चों अपने वालिदैन को कहो कि यूं करें, शादियों का बाइकआउट करो, फलां को दाखिले नहीं दो। ये हमने जो गहरी डिवाइड डाली है माशरे में अंदर तक जाकर, सर इसको तो खत्म करना जरूरी है कुछ बिल्ड करने के लिए। आपके यहाँ कानून एग्जिस्ट करता है? अगर कोई ऐसी बात कर रहा है जो कि आपकी कौमी शनाख्त को ये इज्जत पहुंचा रही है, कोई चीज नुकसान पहुंचा रही है, उसको तकसीम कर रही है, कोई शख्स उसके बारे में उसके लिए है, तो उसके ऊपर आप मुकदमात क्यों नहीं करते? आप सिर्फ बयानिए लेके क्यों चलते हैं? जब हम बयानिए लेके चलते हैं टेलीविजन पे बैठ के, तो फिर उसके बाद या अखबारात के अंदर लिख के या अपने सोशल मीडिया के ऊपर फैला के, तो फिर हम तकसीम दर तकसीम करते चले जाते हैं। असल में मसला यूं है कि पहले वक्तों में 90 की दहाई हमारे सामने है, जब ये तकसीम बड़ी वाज़ेह होकर सामने आई, उस वक्त एक कोई ना कोई रेफरी, कोई ना कोई अंपायर, कोई ना कोई आर्बिटर, कोई मामला तो सुलझाने वाला बीच में आ जाया करता था और कहता था कि उस लड़ाई से बचा लेता था और कहता था कि नए फ्रेश मैंडेट के लिए, इलेक्शंस के लिए चले जाओ। सियासतदान खुद भी एक दूसरे को तस्लीम कर जाते थे। कतर कलामी शहजाद साहब, सियासतदान खुद भी एक दूसरे को तस्लीम कर जाते थे। बिल्कुल सही बात है। अब नहीं मान रहे एक दूसरे को, और अगर एक तरफ से हाथ बढ़ भी रहा है, हुकूमत में थे तो भी नहीं मानना, अपोजिशन में है तो भी तस्लीम नहीं करना ओपोनेंट को। जी बिल्कुल, ना ऑपोजिशन गवर्नमेंट को तस्लीम कर रही है, ना गवर्नमेंट ऑपोजिशन को तस्लीम कर रही है। इसलिए ये लोग मुल्क के बारे में फिक्रमंद नहीं है। ये अपनी सिर्फ और सिर्फ ताकत के हसूल को बचाना चाहते हैं, अपने ताकत को बचाना चाहते हैं, ठीक है, और उस पोजीशन को बचाना चाहते हैं। यहाँ जहां बैठे हैं जो ऑपोजिशन है वो ताकत हासिल करना चाहती है। ये मुल्क के बारे में या कौम के बारे में बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है। मुझे और आपको इन लोगों से हट के और इन लोगों से ऊपर होकर सोचना पड़ेगा। हमारे मुल्क को खतरा है, हमारी कौमी शनाख्त को खतरा है। बिल्कुल ठीक है। और हकीकतन मैं बात करता हूं कि हम लोग उस रास्ते पे चल पड़े जहां पर क्या अगला मरहला खुदा न खास्ता ये होगा कि शायद हम एक दूसरे के साथ भिड़ पड़ेंगे सड़कों के ऊपर। ठीक है जी। जजेस से बदतमीजी का तरीकाकार, ये जिस तरह की गुफ्तगू हम सुनते हैं, या भी कुछ दिन पहले एक बेकरी का वाकया भी इफ्तिखार साहब सामने आया, और आज आप आला अदालत के कोर्ट रूम में खड़े होकर जैसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप फैसला देकर दिखाएं। सियासी समाजी रवायात हम गुज़िश्ता कुछ सालों में देख रहे हैं पामाल हुई। अब आप 90 के हवाले दें या 2000 के दें, मगर हम अब 2024 में है, हमें आगे तो बढ़ना है, कोई सीख तो लेनी है अपनी गलतियों से। क्या मतलब और मकसद है तमाम रवायात को पामाल करने का? किसी के भी हाथ कुछ आएगा? फाशिस्ट रवैया आज खुलकर बोला, और मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं जो पिछले 3 साल से इस फाशिस्ट रवैये की हमायत कर रहे थे, इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे और इसका जवाब पेश कर रहे थे। आज उन लोगों को मुबारक हो। एक आखिरी इदारा रह गया था, उस इदारे को भी चैलेंज करवा दिया। ये लोग भूल रहे हैं कि फाशिज्म का जो दौर 2-2.5 साल पहले शुरू हुआ और उसको सपोर्ट किया गया। सर तो कानून एग्जिस्ट नहीं करता, तो कानून एग्जिस्ट किया, उसको गिरफ्तार किया, उसकी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है, और उसकी रिहाई के मुतालबे में आप अदालतों के अंदर इस हद तक मामला खराब कर दी जा रहे, धमकियां दी जा रही हैं कि हमारे 500 लोग बाहर खड़े हैं। ये किसके लिए किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि हमारे लीडर को कॉलर से क्यों पकड़ा गया, और अगर कॉलर से पकड़ा गया तो पूरी कौम भुगते। ये कहा नहीं जा रहा, या मैं गलत कह रहा हूं? ये कहा जा रहा है।
फाशिज्म अपनी इंतहा को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है और आज इसकी जस्टिफिकेशन पेश करना फाशिज्म की हमायत करने के मुतरद्दिफ है। मेरी लाख इख्तिलाफ हो अदालतों से, मेरा लाख इख्तिलाफ हो सियासी जमातों से, सियासी कायदीन से, उनके रवैयों से, लेकिन मेरे रवैये में फाशिज्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फाशिज्म तबाही का रास्ता है। एक ही फाशिस्ट पार्टी इस दुनिया में आई, उसने लोगों को बहुत इकट्ठा किया, उसके जलसे भी लाखों के थे, उसके चाहने वाले भी अपने लीडर पर जान कुर्बान करने को तैयार थे और उसके चाहने वाले कतार में खड़े होकर जलसों में शिरकत करते थे। उन्होंने भी जमहूरी तरीके को इस्तेमाल करके वोट लिया और फिर आज उनका नाम लेना भी जुर्म करार दिया जा रहा है। हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये एक फेडरेशन है, इस फेडरेशन की बका के लिए हम सबको आर्टिकल 5 के मुताबिक अपना अपना रोल प्ले करना होगा और इस किस्म के फाशिस्ट रवैयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी, क्योंकि ये आग सारे घर को जला सकती है। ठीक। और मैं दुआ गो हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरे पास दुनिया में कोई और मुकाम नहीं है ज़िंदगी गुजारने का, मेरे पास कोई जगह नहीं है सर छुपाने की। ठीक हो गया, सही है। ज़ैगम साहब, अदालती फैसले हों, जजेस हों, बेंचेस हों, रिमार्क्स हों, सब पर तनकीद होती है और की भी जाती है। कभी बुग़्ज़ और कभी चमक की बातें भी हमारी तारीख का हिस्सा हैं और ये सब कुछ भी रहा। मगर चीफ जस्टिस साहब के साथ आला अदालत के कोर्ट रूम में इस तरह की बदतमीज़ी की रवायत दबाव में लाने की कोशिश है, खुद लाइमलाइट में आने की कोशिश कहा जाए, लीडर्स की तवज्जो लेना, या फिर जहालत कही जाए जो फिर इफ्तिखार साहब कह रहे हैं ऊपर। ये तमाम बातें हो सकती हैं। एक वकील ने बदतमीज़ी की इनफरादी तौर पर, ये नाकाबिल कबूल होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि अदालत के साथ इससे भी बुरा किया जा सकता है और किया जा रहा है। और वो क्या है? वो ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने से इनकार कर दें। असल फाशिज्म वो होती है, असल अनार्की वो होती है जब एक पिलर दूसरे पिलर के आईनी जो किरदार है उससे मुनहरिफ हो जाए। क्या इसी सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था? दिया था या नहीं दिया था? क्या उसको एग्जीक्यूटिव ने मान लिया था? इन्हीं पार्टियों की हुकूमत ने उस आईनी हुक्म को मान लिया था जो इसी चीफ जस्टिस ने कहा था कि यह गैर आईनी काम किया तुमने, और यह आईनी और जायज हुक्म था कि इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए था। क्या यह बदतमीजी बड़ी है या वो हुक्म अदूली जो जमहूरियत की बुनियाद होता है इलेक्शन, उसके बारे में हुक्म अदूली जो है वो ज्यादा बड़ी चीज है। हुक्म अदूली ज्यादा बड़ी चीज है। बदतमीजी एक इनफरादी है, उसको सजा दी जा सकती है। क्या इस वक्त हुकूमत अदालत की बात मान रही है मखसूस नशिस्तों के मामले पर? वो कहते हैं हम खुद तशरीह करेंगे। कौन से आइन में लिखा है कि इंतजामिया और हुकूमत खुद आइनी तशरीह करके खुद फैसला करे कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से फैसले को मान रहा है, कौन से फैसले को नहीं मान रहा? हम ऐसी जगह पर आप पहुंचे हैं जहां पे इदारों, आइन, जमहूरियत किसी की कोई परवाह नहीं है। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माज़रत, जब आपने जुमला बोला कि इनफरादी मामला है और किया जा रहा है, गुज़िश्ता 10, 12, 15 साल उठा लें, सभी इनफरादी मामले थे। वो सभी इनफरादी मामले हमें सियासी, समाजी और हर तरह के रवैयों में तनज़्ज़ुली पिलाएं, क्योंकि सब रवैये स्ट्रीमलाइन हो गए हैं। ये इनफरादी कहते कहते तमाम रवैये और मामला, जब हम कानून, आइन, हर चीज़ की बात करते हैं, वो स्ट्रीमलाइन हो गया है। वो एक्शन के रिएक्शन अब आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब मामला इनफरादी नहीं होता। एक फर्द के रवैये में और एक इदारे के रवैये में, एक पिलर ऑफ स्टेट के रवैये में फर्क होता है, अलग बातें होती हैं। हर बंदे ने किया होगा, 100 बंदों ने किया होगा, एक पार्टी के 100 बंदों ने किया होगा। वो ऐसी चीज थी जिस पर उस फर्द को आप कानून के तहत सजा दे सकते हैं, देनी चाहिए। लेकिन जब हुकूमत पाकिस्तान आईन पाकिस्तान के तहत सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को मानने से इनकार कर दे, जी मैं लेती हूं, ये इनफरादी रवैया नहीं होता। ये इनफरादी रवैया नहीं होता। ठीक। यही 63A का फैसला जब बंदियाल कोर्ट ने दिया था मई 2022 में, जी, तो पीटीआई कितनी खुश थी। बिल्कुल।
आपने बताया कि तमाम वकला जो सीनियर पाकिस्तान के कानूनदान है उनमें इत्तफाक राय था और इत्तफाक राय है कि वो गलत तशरीह थी। अदालत ने जो उसकी जो अख्तियारात हैं उसको तजावुज किया था। लेकिन आज क्या हो रहा है कि एक अनहोली हेस्ट, एक गलत तरीका उस वक्त इस्तेमाल किया गया, एक गलत तरीका इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। मसला सिर्फ ये नहीं है कि 60A जो है, जो डिफेक्शन क्लॉज है, उसको सुना जा रहा है जी 63A को। मसला ये है कि इसमें वक्त का कैसे इंतखाब किया गया है, इसके लिए तरीका कार का क्या इंतखाब किया गया है। 2.5 साल पहले फैसला आया था, 1 साल से काजी साहब भी इस कुर्सी पर विराजमान हैं। इस वक्त कौन सी अनहोली हेस्ट आ गई है कि जब उनको चंद दिन बचे हैं अपनी कुर्सी पर, वो चाहते हैं कि फौरी तौर पर इसका फैसला हो जाए। क्या इसका कोई ताल्लुक उस आईनी तरमीम से नहीं है जो हुकूमत लाना चाह रही है, दुरुस्त, जहां उसके वोट कम हैं? टाइमिंग पर यकीनन सवाल हैं और आईनी तरमीम की भी टाइमिंग पर सवालात हैं जी। मगर ये तो वो काम है ना, देखिए ज़ैनब साहब, ये तो वो काम है जिसको बहुत पहले अंडू हो जाना चाहिए थे। गलत रिवायत डाली गई आइन के अंदर जाके, उस चीज को एड्रेस किया गया जिसने और बहुत से मामला पर सवाल उठा दिया। दुरुस्त क्या मगर ये तो फिर आप इसको दूसरे रुख से भी देख सकते हैं ना ज़ैनब साहब। हो सकता है हुकूमत की तरफ से कुछ लोग हुकूमत के खिलाफ वोट कर दें, हम क्यों पहले से परसीव करें कि वो उस तरफ जाएंगे? वाकई आप वाकई समझती हैं? मैं तो सवाल कर रही हूं आपसे, मैं क्यों किसी पे परसेप्शन बनाऊं जब तक वो काम हो नहीं जाता? क्या पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आपने नहीं देखा इस तरह मामला? चलें फिर कंक्लूड करते हैं कि हमने 75 साल बाद भी ना बदलने की बजाय रिपीट टेलीकास्ट करना है। एग्री टू डिसएग्री। हमाद गजनवी साहब, जजेस से बदतमीजी का तरीका कार की बात हम कर रहे हैं। बदतमीजी नहीं है, ये धमकाना भी है। हमने पिछले दिनों भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर आगे पीछे के मामलात क्या रहे। अब अंदर खड़े होकर सामने ये बताना कि करके दिखाएं, बाहर 500 वकला खड़े हैं। अदालत से बाहर जाएंगे बहुत से ऐसे लोग जिनके पास कैमरा है, वो कुछ भी और किसी भी तरह उसको ट्रांसलेट करें। हमारे पे बहुत पाबंदियां, जब तक मामला सामने नहीं आता उस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे जब तक फैसला नहीं हो जाता। वहाँ करेक्टर असैसिनेशन तक बात चली जाती है। सहाफ़त का सही तजर्बा नहीं, मगर मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल भरपूर। आईनी माहिर वहाँ नज़र आएंगे। ये नज़र आ रहा है, अभी जैसे हमने वकला के मामले पर बात की, हम सहाफ़त की बात कर रहे हैं, हम दूसरी तीसरी चीज़ों की बात कर रहे हैं। क्या वाकई ये तनज़्ज़ुली मुकम्मल तौर पर फैल चुकी है, किसी एक जगह पर है, या ये एक्शन और रिएक्शन, यानी कि आप कर चुके अब हम करेंगे, फिर हम आएंगे, फिर हम करेंगे, जिसकी बारी लगेगी वो यही करेगा और हम हर कोई अपनी गलती जस्टिफाई करता जाएगा? अच्छा जी, अब तक जो गुफ्तगू हुई उसका आपके बुनियादी सवाल से उस तरह बराह रास्त ताल्लुक बन नहीं पाया। ठीक है। एक साहब जिन्होंने कहा मैं PTI का वकील हूँ, उन्होंने अदालत में चीफ जस्टिस के साथ बदतमीज़ी से पेश आए और जो हमने कुछ रिपोर्ट नहीं भी किया टीवी पर, उन्होंने बदतहजीबी का मुजाहरा किया, साथ उन्होंने धमकी दी कि हमारे 500 वकील बाहर खड़े हैं। अच्छा, हमने जितनी गुफ्तगू हो रही है वो सारी अपनी जगह पर ठीक होगी, लेकिन इस वक्त महल ये है कि हम इस रवैये के बारे में बात करें। और हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर दूसरे जो हैं वो पर्वर्सिटी की लड़ाई है और वो भी एक दिन खड़े होंगे नहीं। इस वक्त जो लोग बाहर खड़े हैं जिनका हवाला दिया जा रहा है उन पर तो बात कर दीजिए, फिर हम ये भी देखेंगे कि किसने क्या किया और क्या करने जा रहा है। ये छोड़िए, ये पहली बात, एक आदमी धमकी दे रहा है और वकील कह रहा है मैं PTI का हूँ, और चीफ जस्टिस को कह रहा है 500 लोग खड़े हैं, फैसला जैसे हमारी मर्जी का आना चाहिए। ये हो रहा है, यानी हमें कबायली सतह पर घसीटा जा रहा है। ये जंगल की तरफ मराजत का सफ़र है और इसको इस तरह दरगुजर करके कि दोनों तरफ होता है, ये दूसरी तरफ जब आएगी तो हम देखेंगे। ये विजिलेंटिज्म, ये मेरा ख्याल है मुनासिब बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस तरह अगर ये सफ़र इसी तरह जारी रहा, अंदेशा ये है कि जिस तरह तौहीन अदालत, तौहीन के केस होते हैं ना, जी तौहीन अदालत नहीं, तौहीन के केसेस में आप लोअर जुडिशरी में देखते हैं कि जजेस ही मुयसर नहीं आते आपको, वो घबराते हैं, उनको डर होता है, हत्ता कि जान का डर भी होता है। इस तरह की सूरत हाल होती है, वो कमरे में बंद कर लिया किसी सेशन, ये हम सुनते रहते हैं ना, खबरें आप देखते रहते हैं। क्या इस मामले को अब हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं? ये किस कदर अफसोसनाक बात है कि हम इसे कंडोन कर दें, ये कह के कि ये जत्थे हैं और दूसरी तरफ से भी जत्थे किसी दिन आ ही जाएंगे। लिहाजा मेरा ख्याल है ये तरीका नहीं, हमें इसको भरपूर तरीके से कंडेम करना चाहिए। ये रवैया, आपने जैसे सवाल में अपने कहा ना कि भाई एडिशनल सेशन जज से जो मामला शुरू हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस तक आन पहुंचा है।
माजरत के साथ सर कतई कलामी हमें शायद समझने में देर लगी, रवैया बहुत पहले शुरू हो चुका था। अगर हम 2014 के धरनों में मुखातिब करना इदारों को, सरबराहान को, अदालत का घेराव, एग्जैक्टली अदालत के बाहर लॉन्ड्री लटकी हुई थी, ये सारा कुछ तो मनाजिर हम ये देखें ना, जो आपने इशारा किया, पार्लियामेंट का घेराव हुआ, सुप्रीम कोर्ट का हुआ, एक एक इदारे के सरबराह को नाम ले लेकर चुन चुन कर धमकी दी गई है। मैं तो याद कर रही थी इलेक्शन कमिश्नर तो कोई भी नहीं बचा है पिछले 12 साल के अंदर, 14 से ऑन बल्कि 13 कोई नहीं बचा जिसको ना मुखातिब करके बताया गया। मसलन मुस्लिम लीग का एक बार जिक्र होता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर एक दो हमला कर दिया था, वो बेहुदा हरकत की थी, उसके बाद उन्होंने की और उन्हें मालूम हो गया कि ये सियासत का तरीकाकार नहीं है। पार्टियां इस तरह सीखती भी तो हैं। आप देखिए कि उनके और मैं यही अर्ज करने लगा था कि वो तारिक अजीज और दूसरे साहब मुनीर साहब थे, खैर एक साहब और, उनको सजा मिली, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये जो आज वकील साहब कह रहे हैं उनको अदालत से बाहर निकाल दिया गया, उन्होंने कहा जी जेंटलमैन टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट, इज इट इनफ? हमें क्या चाहिए कि हम इस तरफ उनका लाइसेंस कैंसिल करें या उन्हें क्या सजा दी जाए? कुछ इस पर संजीदा रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है। ये मामला इस तरह नहीं मेरा ख्याल। और दूसरी बात सबसे अहम, अब मैं ज़रा अगली तरफ जा रहा हूँ, अनहोली हेस्ट। देखिए बात यह है कि पहला केस जो काजी साहब ने अपने एज्यूम करने के बाद अगले दिन लगाया था ना, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से था। 6 माह हो गए हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं कि ये केस लगे और इसके कोई गवाहान की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्ड्स में, मिनट्स में मौजूद है कि जजेस कमेटी कह रही है कि हम छुट्टियों पे जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी छुट्टियां ज़रा मुख्तसर, उन्होंने कहा नहीं हम पूरी छुट्टी करेंगे। पूरी छुट्टियों के बाद जब वापस आए, उसके बाद 2 दफ़ा, एक दफ़ा एक जज साहब, एक दफ़ा दूसरे जज साहब कह चुके हैं कि वो अवेलेबल नहीं, उसकी वजह से वो रुकता रहा। तो अगर एक तरफ से कोशिश ये हो रही हो कि ये चीफ जस्टिस निकल जाए तो देखेंगे, भाई 2.5 साल से एक अपील नहीं लग रही, तो उसमें अनहोली हेस्ट आ गया है। 2.5 साल हो चुके। ठीक है जी। जी शहजाद साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं भी कहना चाहूंगा बाद में। मैं भी कहना चाहूंगा। मैं सिर्फ नहीं, मैं कहना चाहता हूं। अच्छा ठीक है शहजाद साहब को सुने पहले। जी शहजाद साहब। नहीं, पहले इफ्तिखार साहब से करवा लीजिए, वो उनको जल्दी यार ये पहले आपके चक्कर में टाइम निकल जाएगा शहजाद साहब प्लीज। अच्छा नहीं, अच्छा मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का इफ्तिखार साहब ने फाशिज्म के ऊपर, जी कहिए। हाँ, फाशिज्म के ऊपर अपने कमेंट्स बोले मेरे कमेंट्स के बाद। तो हालांकि हम तो जवाब तो आपके सवाल का दे रहे थे जिसका फाशिज्म से तल्लुक नहीं था, लेकिन जब उन्होंने मेरे कमेंट्स के बाद फाशिज्म का जिक्र किया तो ऐसा इम्प्रेशन जा सकता है कि एज इफ को मुझे मेरे कमेंट्स को फाशिस्ट कमेंट्स कह रहे हैं। मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे यकीन, मैं पब्लिकली कह रहा हूं, मैं पब्लिकली कह रहा हूं कि आप फाशिस्ट नहीं हैं। ओके ठीक है जी, एग्जैक्टली। मुझे यकीन है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे यकीन है कि ऐसी बात नहीं है, और बिल्कुल वो हमारे साथी हैं और ऐसी बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक चीज वाजे करूं, फाशिज्म होती क्या है? यही होती है जो मैंने बताई है ना, फाशिज्म। अच्छा एक मैं भी बात कर लूं ना, फाशिज्म होती क्या? फाशिज्म ये होती है कि आप किसी और ओपिनियन को एक्सेप्ट ना करें, ये कहें कि जो मैं कहूंगा वही कानून है, उसी को सब मानेंगे, उसी के ताबे हैं हर चीज को, चाहे वो इदारों से आती है, किसी शख्स से आती है, किसी बड़े बैठे हुए आदमी से आती है, वो फाशिज्म होती है। बहुत माजरत के साथ मुझे ब्रेक पे जाना है शहजाद साहब, बहुत माजरत, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंतहाई अहम मामला है ईरान इजराइल और ये कहां तक जाएगा इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ईरान ने मंगल की शब इजराइल पर 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे और उसने धमकी दी है कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो ईरान मजीद हमले करेगा। इससे कबल रवा साल अप्रैल में शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसलेट पर होने वाले हमले के बाद ईरान ने इजराइल की जानिब ड्रोन्स और मिसाइल दागे थे। हालिया हमला अप्रैल में होने वाले हमले से ज्यादा बड़ा है, जब 110 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइल दागे गए। ईरानी पासदाराने इनकलाब के मुताबिक हमलों में तल अवीव के करीब 3 इजरायली फौजी अड्डों और गाजा की सरहद के करीब मौजूद इजरायली फौजी टैंकों को कामयाबी से निशाना बनाया है। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक उन्होंने पहली बार हाइपरसोनिक फतह मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। ये हमले हमास के सरबराह इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह, लेबनान और गाजा के अवाम और ईरानी कमांडर्स की शहादत का जवाब है। ईरान की जानिब से इजराइल पर हमले ऐसे वक्त में किए गए जब लेबनान पर फजाई हमलों के साथ साथ इजराइल जमीनी हमले का आगाज भी कर चुका है। माजी में जब भी इजराइल की ईरान के साथ बराह रास्त जंग का खतरा पैदा होता था तो खित्ते में ईरानी इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज हो जाया करता था। इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के अहम रहनुमाओं जैसे इस्माइल हानिया और मोहम्मद अदैफ के अलावा हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह और सीनियर कमांडर फवाद शकर को कत्ल कर चुका है। इजराइल की हालिया हिकमत अमली के 2 रुख हैं।
जिनमें से पहला अपने मुखालिफिन को फ़िज़ाई हमलों और खुफिया कार्रवाइयों से कत्ल करना, जबकि दूसरा ये दिखाना है कि ईरान या उसके इत्तेहादियों के हर हमले का शदीद जवाब दिया जाए। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में सबसे वाज़े अहदाफ तो वो अड्डे हो सकते हैं जहां से ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे हैं। इसराइल की ये कोशिश भी होगी कि वो ईरान में अपने खुफिया एजेंट्स की मदद से उन सरकारी ओहदेदारान के खिलाफ कार्रवाइयां करे जिन्होंने मिसाइल हमले का हुक्म दिया या उन पर अमल दरामद किया। अगर इसराइल इससे भी आगे बढ़ना चाहे तो वह ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बना सकता है। किसी भी सूरत में ईरान की जानिब से एक और जवाबी हमला किया जाएगा। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि क्या मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी, इसराइल की 1 साल से जारी मुसलसल बर्बरियत, अमरीका की इसराइली पुष्टपनाही, खित्ते के मुसलमान ममालिक का धीमा रद्द-ए-अमल और ईरान की इसराइल के सामने डट जाने की पॉलिसी खित्ते को ही नहीं दुनिया के अमन को भी मुतासिर करने जा रही है। इसी पर सवाल रखेंगे पैनल के सामने। सवाल इस तरह से, ईरान का इजरायली जारहियत पर जवाब, अमरीकी पुष्टपनाही, रूस और चीन का किरदार, मुस्लिम ममालिक का रवायती रद्द-ए-अमल, ईरानी अज़्म, क्या मशरिक़ वस्ता बड़ी जंग की लपेट में आ सकता है? शहजाद साहिब, ये जो मामला शुरू हो गया है, आपको लगता है कि खामोश हो जाएगा या आप समझ रहे हैं कि खतरात बढ़ रहे हैं? देखिए, मशरिक़ वस्ता तो पहले से ही एक बड़ी जंग में जा चुका है। बड़ी जंग ना से, ग्रेटर मिडल ईस्ट वॉर ना से, लेकिन मिडल ईस्ट वॉर एक मशरिक़ वस्ता की जंग जारी है जिसमें कम से कम 6 ममालिक इस वक्त शामिल हैं। ईरान को भी शामिल कर लीजिए, इसराइल ऑलरेडी आ चुका उसके अंदर, क्योंकि ईरान का जो हमला था उसने एक तरह से वो अपना स्टेप लिया जिससे कि अब इसराइल को मौका मिल गया कि वो जब चाहे ईरान की उस चीज़ का, इस अमल का वो जवाब दे सकता है। उससे क्या वो ईरान को एक बड़ी जंग में घसीटना चाहता है। गालिबन उसकी कोशिश यही है। इसराइल की कोशिश जो जंग की है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जो उसकी अपनी ज़ाती पॉलिटिक्स है वहाँ पे नेतन्याहू की, उसको भी, उसकी वजह से भी ये जंग को बढ़ाता जा रहा है। ये पहली बात है। दूसरी बात, वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने तमाम वो ग्रुप जो कि इसराइल को निशाना बनाता है, वो समझता है कि उसको निशाना बनाते हैं, ईरान समेत, उनको ख़त्म करना चाहता है और फौजी कुव्वत के हिसाब से ख़त्म करना चाहता है। जो ही ईरान शामिल होता है तो वो समझता है कि वो अमेरिका को भी उसमें शामिल कर लेगा और फिर अमेरिका और इसराइल मिलके ईरानियन न्यूक्लियर पार या ईरानियन मिलिट्री पार जो है उसको फिर जीरो कर सकते हैं। इस तरीके से इसराइल अपनी सिक्योरिटी को पक्का बनाना चाहता है उसकी सोच के मुताबिक। लेकिन हमेशा से नेतन्याहू की जो मुकम्मल सोच है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे है और उसकी बड़ी स्ट्रांग वजूहात हैं कि उसके खिलाफ एक बहुत स्ट्रांग सेंटिमेंट है, पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ है। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। एक यही वो काम करना चाह रहा है कि अपने आइन को इंजीनियर करके अदालत को अपने नीचे ज़ेर करना चाहता है और फिर जो लोग हैं वो समझते हैं कि उनके जो लोग अगवा किए गए 7 अक्टूबर को पिछले साल, उनको वापस लाना ज़रूरी है और जंग बंदी उसके लिए ज़रूरी है। ईरान क्या चाहता है? ईरान इन तमाम झमेलों से बचना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो इस जंग में जाए और किसी जंग का हिस्सा बने, क्योंकि वो जानता है कि इसराइल उसको इससे ये करवाना चाहता है। अमेरिका भी बचना चाहेगा। अमेरिका इसलिए बचना चाहेगा कि वो फोकस अपना साउथ चाइना पे रखना चाहता है। वो इस तरह अपने आप को डाइल्यूट नहीं करना चाहता, अपने फोकस को हटाना नहीं चाहता और इसराइल उसको मजबूर कर रहा है। अमेरिका की कमजोर लीडरशिप बाइडेन की शक्ल में इस वक्त इस हालत में नहीं है कि इसराइल को रोक सके, इसलिए इसराइल फैलता जा रहा है। और अगर ईरान अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले अपने जवाब के अंदर, जो कि उसने बड़ा एक मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया है, उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि शायद यहाँ पे मामला रुक जाए और अमेरिका थोड़ी सी अपनी पॉलिसी लेके चले, तो शायद इसका खतरा जो है वो जिस तरीके से एक बड़ी जंग का खतरा है उससे हम बच जाएं। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जंग शायद थोड़ा रिस्ट्रेन की पॉलिसी का मसला दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, ईरानी हमलों के बाद ईरान, इराक, लेबनान, गाजा, शहरियों ने जश्न भी मनाया। बैरूत में तो आतिशबाजी भी की गई। बैतुल मक़दस में भी फ़लस्तीनी शहरियों ने जश्न मनाया इस जवाब को देख के। मशरिक़ वस्ता में हमेशा ही ये जो आमिराना हुकूमतें रहीं या शाही हुकूमतें रहीं, अरब स्ट्रीट इनके साथ मुकम्मल तौर पर खड़ी नहीं हुई। इजराइल आगे बढ़ रहा है। आपके ख्याल में अरब स्ट्रीट के जज्बात का इजहार अब इन ममालिक की लीडरशिप के अंदर होगा या दिखेगा खारजा पॉलिसी में? देखिए, अरब स्ट्रीट के तो बहुत दिनों से ये फीलिंग्स रहे हैं और पाकिस्तान को भी आप शामिल कर रहे हैं। इतने दिल दुखे हुए हैं हम सबके कि कोई छोटी सी बात भी हमें इस तरह की खुश कर देती है, हम जश्न मनाने लग जाते हैं। ईरान को भी मुबारकबादें दी जा रही हैं, खुशी का इजहार किया जा रहा है, लेकिन मेरे जहन में तो बहुत से सवालात हैं जी। एक साल में जो कुछ हुआ है फ़लस्तीनियों के साथ, अरबों के साथ, अगर उसका यही जवाब है फिर तो हम ना ही समझें।
200 मिसाइल हो या 2000 मिसाइल हो, यह अटैक तो सिंबॉलिक था ना। जी बिल्कुल। क्या नुकसान हुआ? कौन सा इस्राएली कमांडर मारा गया? कौन सी बिल्डिंग तबाह हुई? कौन सा कमांड स्ट्रक्चर तबाह हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इस्राएल का तो जो उनका आयरन डोम है, उसने उसको प्रोटेक्ट कर लिया। फिर आपने बयान सुनवाया कि अगर जवाबी हमला किया तो फिर इससे बड़ा हमला करेंगे। ज़ैगम साहब, तो फिर अलामती स्ट्रेटेजी कुछ पे बैक करती है? हमला नहीं किया। मैं यही अर्ज कर रहा हूं, देखिए, अलामती स्ट्रेटेजी पे बैक नहीं करती, जवाब फराहम करती है। गुज़श्ता 1 साल में 50,000 फलस्तीनी शहीद हो गए, बड़े बड़े लीडर मारे गए, इस्माइल हानिया शहीद हो गए, हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। फलस्तीनी पूछ रहे हैं ईरान से कि तुम जंग में कब आओगे। लेबनानी पूछ रहे हैं ईरान से कि तुम कब जंग करोगे, क्योंकि इतराज तो अरबों पर है ना कि अरब दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। ईरान ने जंग के रास्ते का इंतखाब किया है ना। ये दोनों तंजीमें ईरान की प्रॉक्सीज है ना। ईरान ने इनको वेपन्स दिए हैं ना, ईरान ने तरबियत दी है, ईरान की आइडियोलॉजी के साथ है ना, ईरान की शह पे जंग छिड़ी है। तो फिर किधर है ईरान? अरब तो 4 जंगें कर चुके हैं ना इसराइल से। 1948 में भी की, 1956 में भी की, 1967 में भी की, 1973 में भी की, 1982 वाली लबनान जंग को भी गिन सकते हैं। ईरान ने कितनी जंगें की हैं? ईरान बताए कि वो किधर है। खुद घर बैठ के फलस्तीनियों को बर्बाद कराना, ये कैसी खारजा पॉलिसी है? ठीक है, हम तो जश्न मना लेंगे, कोई कुछ भी शुरली चलेगी तो हम खुश हो जाएंगे। देखिए, वो भगत कबीर ने कहा है, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिरधर तली गली में आओ। जंग करनी है तो फिर जंग करो। ठीक हो गया जी, मत बर्बाओ फलस्तीनियों को, या अरबों के साथ बैठ जाओ, कोई हल ढूंढो। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमाद साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हमाद साहब, ईरान ने जवाब दे दिया, मगर वो फिर जवाब देने को भी तैयार है अगर कोई रद्द-ए-अमल आता है। आपके ख्याल में क्या मुमकिन ऑप्शंस दोनों साइड पर मौजूद है? मामला कहाँ तक जाएगा? मेरा ख्याल है जो फ़र्क दोस्त बता भी रहे हैं कि जो इनकी क़ुव्वत में फ़र्क है दोनों मुल्कों की, तो ये तो कोई वॉर नहीं है, ये तो एक गुस्से का इजहार है, या जैसे कुछ कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि तो इंटरनल पॉलिटिक्स है इन दोनों मुल्क की, जो इनकी खारजा पॉलिसी को भी ड्राइव कर रही है। जैसे ईरान में भी एक इंटरनली अपनी हुकूमत का ये एक जवाज़ है जो वहाँ की इस्लामी हुकूमत बना रही है, ये कमेंटेटर्स कह रहे हैं। अच्छा, अब इसके असरात क्या हैं? अब देखिए मसलन यूएसए का इसमें क्या किरदार रहा है अभी तक। अभी भी उनके एंटी मिसाइल वो फायर कर रहे हैं। आयरन डोम तो है ही, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बराह रास्त हिस्सा लिया, एक बहरी बेड़ा और भेज भी दिया। मजीद ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका के साथ मिलकर जवाब दिया जाएगा। जी। और इसी तरह यानी यूके के फायर जेट्स जो थे वो शामिल थे इसमें कल भी। तो ये एक पूरा वेस्ट है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो चीन और रूस का किरदार है वो भी आपने भी जिस तरह लिखा हुआ था सवाल में अपने कि वो हल्का सा कुछ है, लेकिन ये इस सतह तक आना कि जंगी तौर पर उसमें शामिल हो जाना, ऐसा कोई इशारा उनकी तरफ से मौजूद नहीं है। अच्छा, हम ख़तरा अब क्या महसूस कर रहे हैं कि ये इसकी एस्केलेशन ऑफ वॉर, अगर ये बढ़ती है जंग तो उसके क्या खदशात हैं, क्या अंदेशे हैं, और दुनिया की इकॉनमी, और हम तो अपने यानी सोचते हैं कि हमारे यहाँ पेट्रोल के साथ क्या होने जाएगा और क्या होगा। हम पहले ही तकरीबन एक लैंडलॉक्ड सा मुल्क बन चुके हैं, हमारी सरहदें जो हैं वो अक्सर बंद हैं और ना हम तिजारत कर पाते हैं, हमारे लिए पहले ही बड़ा मुश्किल है। तो अगर यहाँ से भी जिस तरह ईरान के बॉर्डर पर भी अगर शुरू हो जाए और इस तरह, तो ये हमारे लिए एक तशवीशकुन सूरत हाल है। अच्छा, इसके असरात जो है दुनिया में क्या पड़ने का अंदेशा है? जैसे दोस्त कह भी रहे हैं कि मुसलमान ममालिक जो हैं वो सारी जो आवाम है वो एक ख़ास तरह की राय रखते हैं, और उसमें गुस्सा भी आ रहा है और शिद्दत भी आ रही है, जबकि वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती फॉरेन पॉलिसीज़ में और होगी भी नहीं। उसके अपने मुज़मरात हैं, लिहाजा ये एक अपने रूलर्स के खिलाफ फिर गुस्सा बनता है और उसके निकलने की राहें भी बनती हैं फिर, जो कि सियासी तौर पर एक हलचल का बायस भी बन सकती हैं। अच्छा, इसी तरह दुनिया में जैसे टेररिज्म के वाक़यात हैं वो भी उस वक्त ज़्यादा होते हैं जब कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाती है, तो वो पार्टीज़ जो फ्रस्ट्रेटेड होती हैं और ताकत में कमज़ोर होती हैं और जो बाकायदा जो जंग होती है उसमें वो पिछड़ रहे होते हैं, तो फिर उन्हें और कुछ समझ नहीं आती और वो टेररिज्म की कार्रवाइयाँ करते हैं। उससे
वेस्ट और इस्लामिक वर्ल्ड के दरमियान ताल्लुकात कशीदा या मज़ीद कशीदा कह लीजिए होने का अंदेशा भी होता है। इस सारी बात में दोस्त ने इशारा भी किया कि यूएनओ का जो रोल है मेरा ख्याल है उस पर भी सब नोहा का, यानी क्या सूरत हाल है, वो क्या ऑर्गेनाइजेशन किस ख्वाब से बनी सर, थी। आज इजरायली वजीर आजम ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को सुना दिए उठा के, कहा कि आप इजराइल नहीं आ सकते क्योंकि आपने हमारे हक में बयान। अंदाज़ा लगाइए, एक जो उनके नफ्ताली बेनेट हैं वो पॉलिटिशियन भी हैं, बल्कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए भी उन्हें टिप किया जा रहा है। उन्होंने तो आज कहा है कि ये 50 साल का बेहतरीन मौका है कि मिडल ईस्ट का नक्शा तब्दील कर दिया जाए। यानी उन्होंने भी पॉलिटिकल स्टांस लिया है, वो अपने इंटरनल ऑडियंस को भी खुश कर रहे हैं, लेकिन ये वहाँ पर सेंटिमेंट है, ये नज़र आ रहा है। तो ये जो हुकूमत कर रहे हैं नेतन्याहू, वो भी इस तरह के जज्बात रखते हैं, ख्यालात रखते हैं, और जो उनका राइवल है, पॉलिटिकल राइवल जिसने आगे आना है, उसने भी आज अपनी पोजीशन जो है स्ट्रेंथन करके बताई है कि ये वॉर फैल सकती है और सारे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, इसराइल से जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इजरायली काबीना का इजलास भी हुआ है प्राइम मिनिस्टर के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस से हुआ है, वो कह रहे हैं कि वो बड़े हमले का मंसूबा बना रहे हैं, जौहरी तंसीबात को हिट करेंगे ईरान की। अमेरिका में होने वाले इंतखाबात कितना असर डालेंगे इस पूरे मामले पर, एस्केलेशन या डी एस्केलेशन की तरफ? जब उनकी मर्जी आएगी ना इसराइल वालों की, वो वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि फाशिस्ट टेंडेंसी जो है वो वहाँ पे मौजूद है और जंग पूरे खिते में फैलेगी। ये याद रखिएगा, अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ और उसके एटमी किसी चीज़ पे, टारगेट पे हमला हुआ, तो हम भी नहीं बच पाएंगे। एक बात याद रखी जाए कि बाइडेन ने जो आज कहा कि अमेरिकी फ़ौज को इसराइल के दिफा में मदद करने और इसराइल को निशाना बनाने वाले मिसाइलों को मार गिराने की जो हदायत उसने दी है, तो वर्ल्ड वॉर फिर क्या है? उनका फ़ायदा हुआ उस वर्ल्ड वॉर फिर क्या चीज़ है? नहीं, अगर मैं ये पढ़ूँ कि अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरानी मिसाइल हमलों से अपने दिफा में इसराइल के लिए मदद को तैयार है, तो फिर वर्ल्ड वॉर क्या चीज़ है? दो फिक्रे मैंने सुनाए, अब तीसरा फिक्रा भी सुना लें कि मिसाइल दागने जाने का वाक़या इसराइल की जानब से उसके सामने आया है। सब फ़ौजियों ने लिबनान पे हमला किया है। आपको पता है लिबनान में शदीद जंग हो रही है इस वक्त, वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है। अब देखना ये है कि जो ये सेक्रेटरी को उन्होंने तरी लगाई है, वो एक फाशिस्ट टेंडेंसी है ना, एक रवैया है। अब मुझे जो खौफ है एज ए पाकिस्तानी वो है कि लिबनानी कहते हैं कि इस बार सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं लड़ेगी, पूरा लिबनान लड़ेगा। अगर जनाब पूरा लिबनान इस जंग में कूद पड़ा और उसके रद्द अमल के अंदर इजराइल ने ईरान पे हमला किया, तो ईरान और हम बॉर्डर पे बैठे हैं। ठीक, हम बॉर्डर पे बैठे हैं और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें हम शायद पीछे ना रह सके। ये तमाम खिता जो है एक अजीब किस्म की जंग में तो एक विज़डम की जरूरत है आलमी सतह पर इस्तेमाल करने की, ताकि इन चीजों को बेहतर किया जा सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।